गुड मॉर्निंग बच्चों। चल निकाले क्लास 7। उखड़े खंभे, खंभे को उखाड़ दिया गया। खंभे के उखाड़ने में के पीछे एक छोटी सी जो रहस्य है, छोटा सा जो रहस्य है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही राजा ने कहा, घोषणा की कि मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाया जाएगा, तो जितने मुनाफाखोर थे राज्य में सबने मीटिंग बुलाई। अब बोला अब तो भाई उपाय नहीं है, फांसी लगनी है। तो मीटिंग में बहुत लोग चालाक लोग थे। बोला फांसी लगने से बचा जा सकता है। बोला कैसे? बोला राजा साहब के पास जो है ना, जो सेक्रेटरी है वो मेरा जीजा जी लगेगा, बहनोई लगेगा, विशेषज्ञ। और विशेषज्ञ जो है रात में दोनों साला जीजा भेंट हुआ, साला बहनोई। प्लान किया। अब बोला कि मुनाफाखोर लोग इतना इतना घूस देने वाले हैं जितनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे, ले लो। और आप तो राजा साहब के सेक्रेटरी हो, आपकी बात तो मानेंगे ही। आप थोड़ा राजा साहब का वॉल्यूम घुमा देना दिमाग का। वही हुआ। और उधर से बिजली डिपार्टमेंट के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सेक्रेटरी साहब, मुनाफाखोर सभी लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि राजा साहब का दिमाग का वॉल्यूम ऐसा घुमा दो कि राजा साहब को समझ में ही ना आए। और इस तरह से इन लोगों ने प्लान किया और खंभे ही उखड़वा दिए। और ऐसा एक तर्क दे दिया जिससे आम जनता भी डर गई। जैसे आज की आम जनता डरती है, उसे कुछ भी समझा दिया जाता है वह समझ लेती है। क्यों? शिक्षित नहीं है। क्यों? उतनी दूर तक उतने अच्छे ढंग से समझ पाने में असमर्थ है, नहीं समझ पाती। और इसीलिए कहा था शिक्षित होइए, समझिए। हुआ क्या? तो जब समस्याएं टल गई, मुनाफाखोर बच गए, तो देखिए क्या होता है। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकम जमा हुई जो घूस का पैसा उन लोगों ने मीटिंग करके जमा किया था इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए, फांसी से बचने के लिए। जितने मुनाफाखोर थे सबने मिल करके जो घूस दिया, वह घूस का पैसा कहाँ गया? देखिए, सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपये, क्योंकि मेन तो वही था, वही प्लान बनाया। उसको घूस का रुपया मिला 2 लाख रुपया। अगर अपने नाम से रखता तो बैंक वाला पकड़ेगा, इनकम टैक्स पकड़ेगा, भैया आपकी सैलरी कितनी है, आप इतना पैसा लाए कहाँ से? तो पत्नी के नाम कर दिया। अगर पूछेगी सरकार कि भाई पत्नी के नाम, बोलेगा मेरे मायके से आया है, मेरे पिताजी ने दिया है, तो मेरी मम्मी ने दिया है। और देश का कानून है कि पत्नी की संपत्ति पर दूसरा कुछ नहीं, मायके की संपत्ति कहलाएगी। देखो कितना चालाक है सेक्रेटरी। आज भी लोग हैं ऐसे, आपके मोहल्ले में होंगे, हमारे देश में तो बहुत है। श्रीमती बिजली इंजीनियर 1 लाख रुपए, क्योंकि बिजली इंजीनियर भी मिला हुआ था, उसको भी 1 लाख रुपया घूस मिला। तो श्रीमती बिजली इंजीनियर मतलब वो भी अपनी पत्नी के नाम से डरवा दिया, नाम नहीं दिया है। श्रीमती इंजीनियर यानी सेक्रेटरी के साले साहब, बोला वही तो प्लान किया, फिर विशेषज्ञ बन के 1 लाख रुपए। श्रीमती विशेषज्ञ जो इस तरह का लॉजिक दिया, समझाया, 25,000 रुपये। सभी अपने अपने पोस्ट और दायित्व के हिसाब से परसेंटेज बांध लिया। आज भी, आज के डेट और आज का टाइम के समय में भी सभी लोग इसी तरह से परसेंटेज बांटते हैं सरकार की घूस का, आम जनता के पैसा। कोई सड़क बनती है, कोई पुल बनता है, इंजीनियर साहब का इतना परसेंटेज, बीडीओ साहब का इतना परसेंटेज, ओवरसियर का इतना, तो दलाल का इतना, ठेकेदार का इतना, सरकार की सेक्रेटरी का इतना, मंत्री का इतना, सब में परसेंटेज है, सब में परसेंटेज है। वही यहाँ जिक्र कर रहे हैं। श्रीमती ओवरसियर 5,000 रुपये, ओवरसियर का छोटा सा रोल किया था, बोला उसी हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ यानी उनका जो कमेटी बनी के हिसाब में नीचे लिखी रकमें, जो घूसखोर है उनकी कमेटी होती है। जो अच्छे लोगों की कमेटी बहुत नहीं देखोगे, अगर है भी तो सिर्फ नाम का है, पीछे से 2 नंबर काम होता है। धर्मादा खाते में डाली गई, मतलब धर्म के लिए दान किया गया।
मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखा ये इन लोगों ने दान दिया, ये तो बैंक में जमा हो गया और वहां दिखाया गया कि इतना पैसा धर्म के नाम पर धर्म के काम के लिए इन्होंने दान दिया, ताकि सरकार इनकम टैक्स में ना पकड़े। और पकड़े तो बोले हुजूर ये तो दान में दिया गया धर्म के लिए। और इसीलिए आजकल देखो जितने मैक्सिमम फादर हैं, मुल्ला हैं, पंडित लोग हैं, है ना, भैंस की तरह मोटे मोटे हो रहे हैं, हाथी की तरह। काम धाम तो कुछ है नहीं, धर्म के नाम पर खा पी करके मोटे हो रहे हैं। ये लोग हैं धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करना। कोढ़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, और किसी की सहायता होती नहीं, वो पैसा फिर वापस बैंक के थ्रू ऐसे लोगों के पॉकेट में चला जाता है। लेकिन कागज पर दिखाया जाता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी पुरुष है, व्यक्ति है। कागज पर भगवान कुछ नहीं है, भगवान से भी बड़ा कोई है तो ऐसे लोग हैं। कोढ़ियों के लिए 2 लाख रुपए, विधवाश्रम को 1 लाख रुपए डोनेशन दिखा देते हैं। क्यों? सरकार के इनकम टैक्स से बचने के लिए। सरकार के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक नियम है, उसका नाम है 12A80G, जिसमें अगर सरकार को सिर्फ रसीद दिखा दो, कोई दिखा दे कि मैंने जो है इतना लाख रुपया धर्म के नाम पर अमुक संस्था को दान दिया है, तो उसमें इनकम टैक्स से 50% रिबेट मिलता है। 50% रिबेट ऐसे मिला, और फिर संस्था वालों को लोग बोल देते हैं कि हम रसीद हमको दे देना, तुमको 500 रुपया दे देंगे। मैं उसका जीता जी उदाहरण हूं। ऐसे लोग करते हैं, धर्म के नाम पर बेवकूफ बना करके आम जनता को लूटते, है ना। क्षय रोग बोलते हैं, टीबी रोग, अस्पताल को 1 लाख रुपए, पागल खाने को 25,000 रुपये, अनाथालय को 5,000 रुपये। ये हमारे समाज में, हमारे सरकारी तंत्र में ऐसे ही लोग 99.9% हैं। बहुत बड़े मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे वगैरह वगैरह, उसमें पैसा कहां से आता है? ऐसे ही घूस का पैसा आता है। आपके पास कहां है 10 लाख रुपया चंदा देने के लिए? मेरे पास कहां है? तो घूस लीजिए और घूस को प्योर बनाने के लिए, व्हाइट मनी बनाने के लिए किसी धर्म खाता का दान दे दीजिए और नकली रसीद दिखा दीजिए सरकार को। सरकार भी मान लेगी कि हाँ बहुत बड़ा धर्मात्मा है ये, अपनी कमाई का हिस्सा धर्म के लिए दान करता है। लेकिन ये 101% झूठ है, क्योंकि प्रकृति हमेशा बैलेंस रहती है, संतुलित रहती है। नेचर इज ऑलवेज बैलेंस्ड। पूरी सभी व्यक्ति को वह उतना ही देती है जितनी उसको जरूरत है। अगर जरूरत से बहुत अधिक है तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, और उस काले को निकालने के लिए ये लोग रसीद लेते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, 80G का। साहब हरिशंकर परसाई जी ने इसी मैटर को इस कहानी के द्वारा हमारे सामने ला करके रखा कि आप देखिए कि ये जितने धर्मात्मा लोग हैं ये पैसे कहां से लाए। कोढ़ियों के लिए इतने दान, विधवाश्रम के लिए इतने दान, ये लोग पैसे कहां से लाए? वही मुनाफाखोरी से, वही घूसखोरी से। और घूसखोरी से बचने के लिए सेक्रेटरी को कमीशन दे दिया उसके परसेंटेज के हिसाब से, और राजा साहब भी उसी तरह के। इसलिए हरिशंकर परसाई आप लोगों से कथा के द्वारा निवेदन करते हैं कि आप जब सेक्रेटरी बनो, विशेषज्ञ बनो, राजा बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, तो जरा सोच समझ करके काम करना, नहीं तो ये पाप आपको भी लगने वाला है। ठीक है, कथा आ गई समझ में? भ्रष्टाचार। तो हमको लगता है इस पाठ को पढ़ और समझ लेने के बाद शायद आपको अनुमान लगाने में परेशानी नहीं होगी कि ऐसे लोग जो हैं कहां से उतना पैसा लाते हैं, कहां से डोनेट करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं
जो अपनी मेहनत के बल पर इतना आगे बढ़ते हैं और दान करते हैं। इसका मैं भी जीता जागता उदाहरण हूं। तो चलिए, इतनी समझ बन जाने के बाद थोड़ा हम लोग होमवर्क पर दृष्टि डालें, दृष्टिपात करिए। चलिए आइए, पेज नंबर 135। मौखिक, देखो हम पढ़ दे रहे हैं, उसको ऐड करना। मौखिक का क और लिखित लघु उत्तरी का क दोनों को मिला देना। मैं पढ़ रहा हूं। राजा ने क्या घोषणा की थी? 16वें दिन की सुबह लोगों ने क्या देखा? दोनों मिलाकर। अब जब दोनों पार्ट का आंसर लिखोगे तो पैरा चेंज करके लिखना। ख और ग मिला दो। लोग किसे पकड़कर राजा के पास ले गए? किसने खंभे उखाड़ने की बात को स्वीकार किया? दोनों मिलाकर के। फिर आइए लघु उत्तरी का घ, आई मीन 4th नंबर। सेक्रेटरी ने खंभे उखाड़ने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत किया? सेक्रेटरी अलग से। दीर्घ उत्तरी का तीनों क, ह और ग का 2 आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का पिछले क्लास में समझा चुके हैं, अगर भूल गए हो तो फिर से सुन लो कि ऐसी बातों के पीछे आखिर राइटर क्या कहना चाहता है। उनकी मानसिकता, किसकी कैसी मानसिकता को बताना चाहता है। जैसे उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। इसके पीछे जनता की क्या मानसिकता थी? जनता क्या सोच करके खंभे की पूजा की, आरती उतारी? वो क्या सोची, उसको एक्सप्लेन करना है। और इसे क्या पता चलता है, वह क्या सोची, इससे क्या पता चलता है, क्या ये सही है, इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे आप। साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। ऐसी बातें बना करके जो है कौन किसको बरगलाता है, झूठा तर्क दे करके, और ऐसा क्यों वह करता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं आज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।